हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनल टर्म्स डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि पूरे एंटायर सिलेबस को हम लोग तीन चार सेट में डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में पर्टिकुलरली सेट ए के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि जो जो चैप्टर्स आपका आ रहा है, जो जो एक्सरसाइजेज आ रहा है, उसका जो फुल कंसेप्ट आप लोग को जो है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इवन विद द सॉल्यूशन, और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, सभी कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में पूरा कंटिन्यू रहना है, वीडियो लंबा होने वाला है। टेलिंग टू यू, जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। रेगुलर वीडियोस आने वाला है अब तो, डेली। एग्जाम्स भी आपका बस 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलो, और वीडियो को लाइक जरूर देना, ठीक है। और जो भी तुम लोग को डाउट हो इस कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन या कोई भी पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड, तो फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट मूव ऑन टू द फर्स्ट। सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो है चैप्टर नंबर 13, ठीक है ना। उस चैप्टर 13 में जो एक्सरसाइज 13.1 जो बनाने हम लोग जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले आप लोग का एक थ्योरम है जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड है, जिसके बारे में आप लोग को जानना पहले बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या लिखे हम, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। देखो, ट्राइंगल आप लोग सब जानते हो कि 3 साइड वाला ट्राइंगल होता है, लेकिन अगर उस साइड किसी भी तीनों में से कोई भी एक साइड को हम इस तरीके से अगर क्या कर लेते हैं, इनलार्ज कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो बाहर में एक एंगल हम लोग को यहाँ पे इस तरीके से मिलता है ट्राइंगल के बाहर। तो इस ट्राइंगल के बाहर वाले एंगल को हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। और इसके ऑपोजिट में जो दो ट्राइंगल के अंदर में जो एंगल बन रहा है ना ट्राइंगल के अंदर में, तो वो क्या बन जाएगा, इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। और ये क्या हो रहा है, सेम साइड वाला इंटीरियर एंगल, ये जो पिंक कलर का है, ठीक है ना। तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल और जो एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है, इस दोनों के बीच में रिलेशन बनता है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये कहता है कि सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये जो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल दिख रहा है ना, इस दोनों का अगर सम कर देंगे तो वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सीधा सीधा ये वाला प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। तो चलो, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो आप लोग का क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 13.1 का है। यहां पर देख सकते हो आप लोग का क्या दिया हुआ है, गिवन है ए बी और सी डी। इस पर्टिकुलर फिगर में ए बी और सी डी दो लाइन आपस में क्या दिया हुआ है, पैरेलल है, और एंगल ए 50 डिग्री है और एंगल बी क्या है, 40 डिग्री है। आपको ये दो एंगल दिया हुआ है और ये दो साइड दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को क्या करना है कि मेजर करना है बाकी सारा एंगल्स। क्लियर है बात को। तो सॉल्यूशन में देखो हम लिख दिए यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी जो है वो 50 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ए और एंगल डी कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे देख सकते हो एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। देखो, ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, और साथ ही साथ ये एडी क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन बन रहा है। तो ये पैरेलल लाइन के अंदर और ये भी पैरेलल लाइन के अंदर, ये दोनों कौन सा एंगल हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दी हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब उसी तरीके से एंगल बी और एंगल सी भी जो है वो इक्वल होगा किसके, 40 डिग्री के। देखो, एंगल बी 40 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसी तरीके से एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ए बी लाइन और सी डी लाइन आपस में पैरेलल है और बी सी लाइन क्या बन रहा है, बीच में ट्रांसवर्सल लाइन बन रहा है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, फिर से उसी रीजन के साथ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। चलो, दो एंगल तो हम लोग को पता चल गया, बचा ये तीसरा वाला। तो जब भी जान लो एक बात, जब भी दो लाइन आपस को इंटरसेक्ट करता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसके ऊपर नीचे वाला एंगल और दाएं और बाएं वाला एंगल आपस में इक्वल होता है बाय द प्रॉपर्टी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। याद रखना ये बात। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, ठीक है ना। एंगल ए ओ बी, तो एक ये तो प्रॉपर्टी है ही, और साथ ही साथ क्या है कि अगर पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों एंगल हम लोग को पता चल चुका है, दोनों में से एक एंगल जो है निकाल लेते हैं किसी भी एक ट्राइंगल को लेकर के। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ बी ली हैं, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी का वैल्यू 180 डिग्री होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का कि तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिख भी दिया रीजन, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू
180 डिग्री। 50 प्लस 40 प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ क्या हो जाएगा, 50 और 40 90, 90 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर आकर के प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 आंसर 90। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी उसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से मेरा इस एडजॉइनिंग फिगर का सारा क्या हो गया, एंगल्स फाइंड आउट हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि इस तरह का एक फिगर है, राइट, ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है, एंगल ए जो है वो 80 डिग्री है और एंगल एसीडी ये बाहर वाला जो अभी अभी हम शुरुआत में जो प्रॉपर्टी बताएं एक्सटीरियर एंगल जो है वो 130 डिग्री दिया हुआ है। आपको बाकी रिमेनिंग एंगल्स निकालना है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, बाकी ये दोनों एंगल आप लोग को निकालना है। अब देखो ये सीधा लाइन है, पहले समझ जाओ, ये सीधा लाइन जा रहा है, तो जब सीधा लाइन जाता है तो टोटल एंगल कहीं पे जो बनता है पर्टिकुलर पॉइंट पे वो 180 डिग्री होता है। किस प्रॉपर्टी से, स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी से। इज दैट क्लियर? तो यहां पर भी अगर ये 130 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 50 होगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ए सी बी प्लस ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एस एल ए का मतलब वही हो गया, स्ट्रेट लाइन एंगल, शॉर्ट में लिख दिए आप लोग समझ जाना। ठीक है, तो उस हिसाब से एंगल ए सी बी निकल गया 50 डिग्री। अब ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या किए, हम दोनों तरीके से निकाल सकते हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो या फिर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से निकाल भी सकते हो। तो यहां पर हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से चले हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू 80 डिग्री दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में ही, फिर एंगल बी का वैल्यू नहीं पता है हम लोग को, है ना, और एंगल सी का वैल्यू अभी अभी निकाले कितना, ऊपर 50 डिग्री रख दिए, 80 और 50 130 हो गया। 130 प्लस से इधर आकर के 130 माइनस हो जाएगा, तो 180 में 130 घट गया, कितना आ गया 50। तो पता क्या चला, एंगल बी भी कितना है मेरा, 50 डिग्री है। तो इस तरीके से यहां पर देख सकते हो एंगल बी और एंगल सी दोनों 50 डिग्री है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि दोनों का बेस एंगल क्या है, इक्वल है ना। जिस भी ट्राइंगल में बेस एंगल इक्वल हो या कोई भी दो साइड इक्वल हो तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। इज दैट क्लियर? चलो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि L और M दो लाइन है और वो दोनों लाइन आपस में क्या दिया हुआ है, पैरेलल है। इज दैट क्लियर? एल और एम दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। और क्या बोल रहा है, फाइंड द अननोन एंगल। अब इस पूरे एडजॉइनिंग फिगर में तुमको क्या बोल रहा है कि जो जो एंगल्स बन रहा है उस सब को तुम लोग को निकालना है। तो देख सकते हो हम यहाँ पे एंगल एक्स माने हैं, एंगल वाई माने हैं, एक एंगल 70 डिग्री ये दिया हुआ था, लिख दिए हैं। ठीक है, एंगल पी फाइंड करना है, एंगल जेड फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? और ये एंगल 125 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, x। ठीक है, x का देखो वैल्यू कैसे होगा, यहाँ पे p का वैल्यू 70 डिग्री, देखो p यहाँ पे था और यहां से यहां तक सॉरी यहां से यहां तक का वैल्यू कितना दिया हुआ, 70 डिग्री। इज दैट क्लियर? देखो p यहाँ पे है और ये क्या है, 70 डिग्री। ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन क्या है आपस में, ध्यान से देखना, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है और ये भी पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है ना। तो दोनों आपस में कौन सा हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया। ठीक है, यहां पे लिख दिया डायरेक्टली, P इज इक्वल टू 70 डिग्री इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब x को फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या किए, ये एंगल 125 डिग्री है। इज दैट क्लियर? ये एंगल 125 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी पूरा का पूरा 125 डिग्री होगा, है ना। क्यों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब यहां पे जो पूरा एंगल जो बन रहा है वो x प्लस 70 डिग्री बन रहा है ना। तो इससे मेरा किसका वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। देखो x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 125 डिग्री, रीजन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो 70 प्लस से इधर आकर के माइनस हो गया, 125 से घट के 55 डिग्री आ गया। इज दैट क्लियर? अब देखो हमको क्या निकालना है, y निकालना है, ठीक है ना। अब y कैसे फाइंड आउट करोगे, y जो है, अब ये पूरा लाइन को अगर ले लो, ये पूरा लाइन को अगर ले लो, ये एक सीधा लाइन है, तो ये पूरा जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन गया। कौन से रीजन से, स्ट्रेट लाइन एंगल से, है ना। तो अब इसमें क्या क्या है, x है, y है और 70 डिग्री है।
एक्स का वैल्यू पता चल गया, 70 तो है ही वैल्यू में, तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिख देंगे एक्स प्लस वाई प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 55 डिग्री प्लस वाई प्लस 70 डिग्री, 55 और 70 जो है ऐड होकर के 125 हो जाएगा, 125 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू भी 55 डिग्री होता है। आपका पी निकल गया, आपका एक्स निकल गया, आपका वाई निकल गया, बचा के आपका जेड। वाई और जेड जो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो रहा है एज आई टोल्ड। तो y और z दोनों इक्वल हो जाएगा 55 डिग्री, रीजन लिख दिए वहां पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो x y z एंड p चारों का चारों एंगल आप लोग का इस तरीके से फाइंड आउट हो गया। ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह का एडजॉइनिंग फिगर दिया हुआ है आप लोग का, है ना। और फिगर के अकॉर्डिंगली आप लोग को ये बोल रहा है कि ये लाइन जो है DE और BC जो है आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। अगर पैरेलल है और ये सारा एंगल्स अगर गिवन है, एंगल बी दिया हुआ है, कहां पे एंगल बी, एंगल बी यहाँ पे 30 डिग्री है, एंगल ए 40 डिग्री है ना। तो आप लोग को बोल रहा है कि एक्स वाई जेड जो एंगल बन रहा है इस एडजॉइनिंग फिगर में, इसको फाइंड आउट करो। इज दैट क्लियर? तो यहां पर देखो y और z जो है आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, पहले ही हम बता दे रहे हैं y और z कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे? यहाँ पे देखो सॉल्व कर दिए। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन बीच में जा रहा है, तो ऊपर वाला एंगल और इधर भी ऊपर वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा बाय द रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब इसका यूज आएगा यहाँ पे, देखो एंगल बी और एंगल डी हम लिख दिए डायरेक्टली, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, रीजन क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग। अब देखो इस तरफ में भी तुम्हारा बन रहा है, ये x डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखो ये भी ऊपर में बन रहा है पैरेलल लाइन के और ये भी ऊपर में बन रहा है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो x का डायरेक्टली निकल गया वैल्यू 30 डिग्री। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल ADE। अब इस ट्राइंगल में हम लोग चलेंगे ADE में, ये 40 है, x का मान पता चल गया है, z का भी पता चल जाएगा ना। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, उस रिलेटेड रिलेशन से सॉल्व कर देना, z इज इक्वल्स टू 110 डिग्री निकल जाएगा। अब z निकला तो y को भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल नहीं लिख सकते हैं 110 डिग्री, शुरुआत में ही रीजन बताया तुम लोग को। दैट क्लियर? तो ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 13.2 से है, ठीक है ना। 13.2 में ये सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल ABD एंगल ABC अगर एंगल C इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल ABC। तो देख लो इस तरह का फिगर है ना। अब फिगर में हमको फाइंड करना है एंगल ABD, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एंगल ABC ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या मान लिए कि ये x है, क्या है, मान लिए हम x है। अब तुम ये बात जान लो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है क्या कि AB क्या है, वो एंगुलर बाइसेक्टर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि AB क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर B पे, एंगल B का एंगुलर बाइसेक्टर है। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, होगा ना। तो सबसे पहले देख लो चलेंगे हम किस ट्राइंगल में, एंगल BCD में चलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में एंगल ट्राइंगल BCD पूरा का पूरा ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, इसमें चलेंगे। और एक बात, क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि एंगल C जो है वो 3 इंटू ABC है। एंगल C जो है, यहां पे जो एंगल C बन रहा है वो ABC का, देखो ABC का 3 गुना है। तो अगर हम इसको x मान लिए तो 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा वो। तो देख लो तुम इधर क्या हो गया, एंगल A को अगर एंगल C को पकड़ोगे तो 3x हो गया, एंगल B को पकड़ो तो x प्लस एक्स 2x हो गया, और एंगल D को पकड़ो तो 70 डिग्री हो गया। तो इससे क्या होगा, मेरा x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। देखो ट्राइंगल ABCD में हम सारा चीज लिख दिए हैं, लेट मान लिए हैं, C का वैल्यू 3x हो जाएगा। एंगल BCD में एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का वैल्यू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 प्लस से इधर जाके माइनस हो जाएगा, और 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो बचा क्या आंसर, 5x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 डिग्री। अब जैसे ही x का वैल्यू फाइंड आउट हुआ तो हमको पता है ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल्स टू 22 डिग्री, यानी एंगल ABD और एंगल ABC भी क्या है, 22 डिग्री है। इज दैट क्लियर? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरह का एडजॉइनिंग फिगर है और इसमें आप लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा है एंगल एसीडी और एंगल एईडी। बाकी सारा आप लोग का एंगल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल ईसीडी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो एंगल ईसीडी, ये जो 55 डिग्री बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल बीएसी प्लस एंगल एबीसी, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, एंगल ईसीडी फाइंड आउट हो जाएगा। देखो ये कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 40 डिग्री और ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 15 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो हो जाएगा आपका वो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, है ना। 9 एसीडी भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो। यहां पर देखो एसीडी कहां पे बन रहा है, ए सी डी, ठीक है ना, ए सी डी, ई सी डी बोलो या फिर ए सी डी बोलो, दोनों तो एक ही एंगल बन रहा है ना। यहां ध्यान दो, ए सी डी या ई सी डी दोनों तो उतना ही बन रहा है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ई सी डी जो है वो ए सी डी के बराबर है, जो कि क्या हो गया 55 डिग्री। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरा देखो ए ई डी निकालना है हम लोग को, ए ई डी, ये जो बाहर में जो एंगल बन रहा है ना उसको निकालना। देखो ये जो बाहर में जो एंगल बन रहा है एक तरीके से वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है और ये एंगल के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इस एक्सटीरियर एंगल के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एईडी इज इक्वल्स टू एंगल ईसीडी प्लस एंगल ईडीसी बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 55 प्लस 52 दोनों को ऐड कर देंगे 107 डिग्री हो जाएगा, किसका वैल्यू एईडी का, जो कि हमको निकालने बोल रहा था। इज दैट क्लियर। तो ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह का फिगर है और इसमें आप लोग को 3 एंगल बोल रहा है निकालने के लिए, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में चलेंगे पूरा। ट्राइंगल ए बी सी, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये 80 डिग्री, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्यों, क्योंकि ये पूरा वैल्यू x प्लस 30 हो गया, ये पूरा वैल्यू 40 डिग्री और ये पूरा वैल्यू 80 डिग्री। तो ये तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो मेरा x फाइंड आउट हो जाएगा। देख सकते हो तुम, a को क्या लिख सकते 30 प्लस एक्स, बी को 40 और c को 80, है ना। सॉल्व किए तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 30 डिग्री, तो x आपका फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका y है। अब y देखो ट्राइंगल ए बी डी के हिसाब से वो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो 40 और 30 के सम के वैल्यू के बराबर होगा। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी, क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री आ जाएगा। अब z निकालना है, तो z उसी हिसाब से सेम उसी हिसाब से अब एक्सटीरियर एंगल किस ट्राइंगल के लिए बन रहा है, एंगल ट्राइंगल ए डी सी के लिए बन रहा है। तो 80 प्लस एक्स के वैल्यू बराबर हो जाएगा z का वैल्यू। तो उस तरीके से z का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप लोग का। तो देख रहे हो एक प्रॉपर्टी जान जाने से आपका कितना सारा क्वेश्चन आसानी से बन जा रहा है ना। तो ये होता है कंसेप्चुअल नॉलेज का फायदा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्राइंगल एन एक्सटीरियर एंगल जो है वो है 95 डिग्री का है और दो ऑपोजिट इंटीरियर में से एक ऑपोजिट इंटीरियर का वैल्यू है 55 डिग्री। आपको बाकी सारे एंगल्स का साइड निकालना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक ट्राइंगल हम बना दिए हैं एबीसी और एक एक्सटीरियर एंगल भी बना दिए हैं 95 डिग्री। तो बचा क्या, पिंक वाला एंगल एक्स और वाई मान लेते हैं, वो दोनों आप लोग को फाइंड आउट करना है ना। तो ये जब 95 है तो ये दोनों का सम 95 होना चाहिए, तो हम कर भी दिए हैं, वहां पे सारा चीज वैल्यू लिख दी है। और एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू एंगल एसीडी के वैल्यू बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, है ना। तो 55 प्लस एक्स इज इक्वल टू 95 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू निकल गया उससे 40 डिग्री, है ना। अब जैसे एक्स निकल गया, अब देखो ये दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल पे बन रहा है ये, है कि नहीं। तो 95 प्लस वाई का वैल्यू 180 डिग्री होगा, 95 प्लस वाई का वैल्यू 180 डिग्री, तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा जी 85 डिग्री। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इजी। चलो इसी तरह का सवाल एक और है यहाँ पे, बस उसमें क्या कर दिया है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का ना रेशियो में दे दिया है। देखो इस तरह का क्वेश्चन है, 5x और 3x हम मान लेंगे रेशियो को। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो 80 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या किए यहाँ पे 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 80 डिग्री, यानी 8x का वैल्यू 80 डिग्री तो x का वैल्यू 10 डिग्री। तो उस हिसाब से अगर चले तो एंगल a का वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगा और एंगल b का वैल्यू
30 डिग्री आ जाएगा, है कि नहीं। और फिर एंगल सी का भी बोल रहा था वैल्यू निकालने, अंदर वाला है, तो ये जब 80 है तो अंदर वाला 100 होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल से सॉल्व कर देंगे उसी हिसाब से, है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल से। तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 100 डिग्री। सो ये है तुम्हारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना, इस चीज का, एक्सरसाइज 13.2 का। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 13.4। 13.4 में ना आप लोगों को पहले जानना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तभी आपका जाकर के पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा। इज दैट क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होता है, एक जो इस तरीके का होता है ना, जो खड़ा रहता है पूरी तरीके से, है ना, हाइट के तरीके से, तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। एक जो जमीन वाला साइड होता है उसको कहते हैं बेस, और इस दोनों को जो जोड़ता रहता है साइड, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि एच स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बस सिंपल इतना सही है। अब इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनने जा रहा है इस एक्सरसाइज में। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन सबसे पहला हम लोग बनाने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सा था आप लोग का? एक्सरसाइज 13.4 का है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में कुछ नहीं करना है, तुम्हारा तुम्हारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। निकालना है क्या आप लोग को? बेस निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपली हम लोग जो है सारा गिवन डाटा लिख देंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो 49 इधर आकर के माइनस हो जाएगा 625 से, 576 जो है 24 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा, तो बी का वैल्यू यानी बीसी का वैल्यू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, अब इस रेक्टेंगल में ब्रेड्थ दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया हुआ, बट उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तुम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर के लेंथ निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू इंटू एल प्लस बी, जैसे आप लोग को जानते हो फॉर्मूला क्या होता है। तो काट छांट करके लेंथ का आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमको पता चल गया कि लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। जैसे ही हम लोग को पता लेंथ है 12 सेंटीमीटर, हम लोग के पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ठीक है ना। डायगोनल बनाते हैं, यानी कि कोना कोनी को मिला देने से जो होता है वो डायगोनल बनता है। तो ये डायगोनल बोल रहा था निकालना, डायगोनल बना दिया हम लोग। जैसे डायगोनल बनाएंगे तो हम लोग को रियलाइज होगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, जिसमें बी एंगल जो है वो 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। तो इधर परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर, ब्रेड जो था रेक्टेंगल का, लेंथ अभी अभी ताजा ताजा निकालें 12 सेंटीमीटर, है ना। तो हमको क्या बोला, डायगोनल यानी कि उसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करके जो है AC इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर आएगा। और याद रखो एक बात कि किसी भी रेक्टेंगल में 2 डायगोनल होता है और दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि ईच ऑफ द डायगोनल, यानी हर एक डायगोनल का लेंथ कितना होगा, वही 13 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन इसके बाद वाला है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म है जी आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखो बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं पेन अपना, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये पेन नहीं है, बल्कि मान लो ये एक रोड है, स्ट्रीट है, गली है, तुम्हारे एक मोहल्ले का गली है, ठीक है ना। अब क्या है ना कि कोई काम करने वाला सीढ़ी लगा करके कोई विंडो के ऊपर काम कर रहा है। तो ये मान लो ये सीढ़ी है, ये यहाँ पे रखा है स्ट्रीट के ऊपर, है ना। और ये विंडो का ऊंचाई है, जो मेरा थंब है वो विंडो का ऊंचाई है, ठीक है। विंडो का ऊंचाई एक तरफ 9 मीटर है और सीढ़ी का लंबाई मेरा 15 मीटर है। अब क्या कर रहा है ये, इसका घर साफ हो गया, है ना। अब रोड के उस पार वाले घर को साफ करना है। तो क्या करेगा, ये सीढ़ी को वही पॉइंट पे रख करके क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ सीढ़ी को घुमा देगा, ठीक है ना। तो अब जो है ना दूसरे तरफ का जो घर हो रहा है वो उसका खिड़की 12 मीटर हाइट पर है। सीढ़ी का लंबाई तो वही रहेगा, अभी भी थोड़ी ना वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, 15 ही मीटर रहेगा। तुमसे ये पूछ रहा है कि ये जो स्ट्रीट था, स्ट्रीट का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, मतलब उसका, है ना, विड्थ कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के मदद से इसका बेस निकाल लेंगे और इस ट्राइंगल के मदद से इसका बेस निकाल देंगे, दोनों को बेस को जोड़ देंगे। कुछ नहीं किए हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, सेम वही गिवन डाटा लिख दिया सारा कि 9 मीटर हाई वाला विंडो इधर AB है, 12 मीटर हाई वाला विंडो उधर ED है ना। ट्राइंगल ABC में अगर चलते हैं तो BC का वैल्यू 12 सेंटीमीटर आता है, 9 मीटर और 15 मीटर के हिसाब से। और उसी तरीके से CD का वैल्यू जो है 15 और 12 के हिसाब से 9 मीटर 9 सेंटीमीटर आता है। सॉरी 9 मीटर हो गया यहाँ पे, गलती से है ना, मीटर नहीं लिख करके सेंटीमीटर लिख दिया, ये कंसिडर नहीं करना,
यूनिट को मीटर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे BC 12 मीटर और CD 9 मीटर हो गया। अब मेरा BD क्या होगा, BC प्लस CD, बस वही किया हम यहाँ पे 12 प्लस 9 जो कि 21 सेंटीमीटर है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये, तुम्हारा इस तरह का क्वेश्चन 8-9 क्लास में आता ही रहेगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री है एक चैप्टर, नया चैप्टर रहेगा मैथ्स में, उसमें ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा हाइट्स एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में बहुत सारा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्री मैच्योर हो जाओ, है ना, पहले से ही जान जाओ इस तरह का क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ये भी एक अनदर टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है क्या कि मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, पेड़ है। अब ये पेड़ जो है वो टूट जा रहा है, किसी आंधी तूफान की वजह से टूट जा रहा है, लेकिन टूट रहा है इस तरीके से कि पेड़ से जो है ना पूरी तरीके से वो अलग नहीं हो रहा है, बस हो रहा है क्या, ये वाला पार्ट जो है यहाँ से टूट करके ये जमीन के ऊपर इस तरीके से गिर जा रहा है। देखो यहाँ पे ये पेड़ था, है ना, आंधी आया तूफान आया, ए पॉइंट से वो टूट करके इस तरीके से जमीन के ऊपर गिर गया, ठीक है। तो करना क्या है, ये बोल रहा है कि अब जो पेड़ का जो लंबाई है वो 2.5 डेसीमीटर बचा है, और ये जो पेड़ टूट करके जमीन के ऊपर गिरा तो वो पेड़ के जड़ से वो 6 डेसीमीटर के दूरी पर जाकर के सट गया ग्राउंड को, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के आकार का शेप बना रहा है। तो तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये कुल पेड़ का लंबाई क्या होगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, मान लेना है सारा चीज, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से रख करके बेस मेरा पता ही है, परपेंडिकुलर पता ही है, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, जो कि मेरा कितना आ जाएगा 6.5 डेसीमीटर, ठीक है ना। अब हमको पूछ के आ रहा था क्वेश्चन में ओरिजिनल हाइट पेड़ का जो शुरुआत में था, तो वो क्या हो जाएगा AB अब प्लस AC, जो कि सीधा था पहले, तो AB प्लस AC कर दिए, 6.5 प्लस 2.5, तो मेरा 9 डेसीमीटर आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन या इससे पहले वाला क्वेश्चन कंफर्म है कि आपका एग्जाम में एक न एक आएगा, ठीक है। चलो चलो अब है दूसरा चैप्टर जो कि है क्वेश्चन चैप्टर 14 जो कि आपका रिलेटेड है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से, ठीक है ना। तो बिफोर सॉल्विंग द कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर एक्सरसाइज वी हैव टू नो द बेसिक नॉलेज एंड बेसिक कंसेप्ट अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग कंसेप्ट को, यहाँ पर आप लोग का जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का आ गया फुल नोट्स। तो ये नोट्स के अकॉर्डिंग ये कहता है कि टेल्स अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन अ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल है, कितना ट्राइंगल है भाई, दो ट्राइंगल है, और उसके बीच जो रिलेशन बनता है आपस में वो कंसेप्ट आता है तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल मिलाकर के 4 रूल है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में, 4 रूल होता है। एक होता है SSS यानी साइड साइड साइड, दूसरा होता है साइड एंगल साइड, तीसरा एंगल साइड एंगल, या नहीं तो फिर एंगल एंगल साइड, सारा हम लिख दिए यहाँ पे, और लास्ट वाला होता है RHS जिसको कहते हैं राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ठीक है ना। तो बारी बारी से जानते हैं एक एक करके कि क्या क्या रूल कहता है। जैसे यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल दिया हुआ है ना, और दोनों ही ट्राइंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल है, इस तरीके से कि AB जो है वो PQ के इक्वल है, AC जो है वो PR के इक्वल है, BC जो है वो QR के इक्वल है ना। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB is equals to PQ, AC is equals to PR and BC is equals to QR। ये तीनों का आप लोग को रीजन लिखना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था, तो हम यहाँ तीनों चीज के लिए एक बार गिवन लिख दिए हैं। तो जैसे ही 3 बात तुम इक्वल कर देते हो किसी भी ट्राइंगल का, या फिर साइड या फिर एंगल, तो तुम लिख सकते हो कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, जो कि यहाँ पे देखो इक्वल टू के ऊपर जो सिंबल एन के तरह का बना हुआ है वही बता रहा है कि ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है ना, बाय द रीजन साइड साइड साइड, शॉर्ट में SSS लिख सकते हो उसको रीजन में, ठीक है। अब इसी तरीके से तुम्हारा दूसरा वाला आता है साइड एंगल साइड, है ना, जिसमें देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना। अब उसी तरीके से यहाँ तीनों बात लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है बाय द रीजन साइड एंगल साइड। तीसरा वाला बात जो है एंगल एंगल साइड या फिर एंगल साइड एंगल, दोनों के लिए अलग अलग है, तुम देख सकते हो अरेंजमेंट, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अगर इस तरीके से अरेंजमेंट है इक्वलिटी का तो तुमको ASA लिखना होगा, ठीक है ना। और अगर तुम्हारा इस तरीके से रहे एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो तुमको फिर वहां पे AAS के रिस्पेक्ट से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलो लास्ट वाला आता है आपका RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है और वो दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कोई दूसरा रीजन नहीं लिखना है तुमको, सिर्फ RHS लिखना है, लेकिन इक्वलिटी करने के बाद। तुम देख सकते हो यहाँ पे PQ जो है वो XY के इक्वल है, एंगल Q और एंगल Y दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री
का वैल्यू लिखा हुआ है। और तीसरा बात है क्यू आर जो है वो वाई जेड से इक्वल है। तो इस तीन चीज के बेसिस पे तो तुम लिख सकते हो कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट है बाय द रीजन आर एच एस। हालांकि यहाँ पे साइड एंगल साइड का भी बन रहा था रूल, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम दूसरा कोई और रूल नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, आर एच एस। बहुत बार एग्जाम में तुम लोग गलती करोगे इस चीज को लेकर के, इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं कि इस चीज को लेकर के ना थोड़ा सतर्क रहना कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई दूसरा रीजन से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आर एच एस से ही होगा। ठीक है, चलो अब बनाते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक्सरसाइज। पहले आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक फलाना एडजॉइनिंग फिगर है और इस एडजॉइनिंग फिगर में एक क्या किया गया है कि ये ना ए बी जो है वो सी डी से इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी से इक्वल है। क्वेश्चन में कह दिया है ये दो साइड आपस में इक्वल है। तो तुमको यहाँ पे दिख भी रहा होगा एक ट्राइंगल ए बी डी बन रहा है और एक ट्राइंगल बी सी डी बन रहा है ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। इस दोनों ट्राइंगल को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तो कर लेते हैं बाय द रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, है कि नहीं। तो हम लोग जो है सीधा सीधा लिख देंगे इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीडीबी। ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल। ये दोनों बात गिवन था तो हम रीजन में गिवन लिख दिए हैं, ठीक है ना। और लास्ट वाला बात जो है, तीसरा वाला बात, तुम ध्यान दोगे कि बी डी साइड जो है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन साइड आ रहा है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू बी डी, दैट इज कॉमन साइड। रीजन में लिख दिए। तो जैसे ही तीन बात इक्वल होता है तो हम लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय द रीजन साइड साइड साइड, ठीक है ना। वेरी इजी टाइप का क्वेश्चन। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो एडजॉइनिंग फिगर आप देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है, इसमें कह रहा है ना कि AO जो है वो OD के इक्वल है और एंगल ये वाला A एंगल D के इक्वल है। पिंक वाले को अभी छोड़ दो, एंगल A और एंगल D जो है इक्वल, ये दो चीज जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो है ना, हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल ये साइड इक्वल है ये साइड से और ये एंगल इक्वल है इस साइड से। अब याद रखो कि जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे तो वहां पर चार एंगल बनता है। तो ऊपर और नीचे वाला एंगल और दाएं और बाएं वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होता है बाय द रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं तीसरा वाला बात कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। बात समझ में आया, बाय द रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहां पर भी तुम देख सकते हो तीन बात जैसे इक्वल हो गया है तो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, जो कि मेरा क्वेश्चन में बोल रहा था पहले प्रूफ करने के लिए, है ना। अब उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है कि एक OB साइड और एक OC साइड आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे ही तुम याद रखो ट्राइंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अब उसके बाद जो बचा उसका साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर है और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो वो आपस में इक्वल होगा बाय द रीजन CPCTC। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंट पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ गया। तो ये हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो OB जो है वो इक्वल हो जाएगा OC से, और उसी तरीके से एंगल जो है B, क्या एंगल B ही बोल रहा था ना, नहीं सॉरी AB बोल रहा था, AB साइड, ये वाला साइड AB साइड और CD साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं कि वो दोनों भी क्या है जी, इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट है बाय द रीजन CPCTC। इज दैट क्लियर। नया बात जानने को मिला इस वाले क्वेश्चन में। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह का फिगर एक बना हुआ है, एक ट्राइंगल के अंदर बीच में एक लाइन बना दिया गया जिसके वजह से दो ट्राइंगल बन रहा है। अब ये मामूली लाइन नहीं है, ये ऐसा लाइन है जो कि ये सामने वाले एंगल को दो इक्वल हाफ में बांट रहा है। तो मान लो अगर पूरा 60 है तो हाफ यानी 30, ये भी 30, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख भी दिए हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। दूसरा बात ये बोल रहा था कि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो पता है हमको कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री। अगर ये वाला 90 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी एंगल 90 डिग्री ही हो जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में तुमसे यही बोल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, पहला बात। दूसरा बात बोल रहा था कि AB और AC इक्वल है और उसी तरीके से BD और DC भी इक्वल है। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो कि दोनों ट्राइंगल लिख दिए हैं। अब हम एक एक करके कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। दूसरा वाला बात कि एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल BDA इक्वल्स टू एंगल CDA।
बाय द रीजन 90 डिग्री दोनों की दिया हुआ है गिवन। और तीसरा वाला बात तुम देख सकते हो कि एडी जो है साइड वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है ना। तो हम लिख देंगे एडी इज इक्वल्स टू एडी बाय द रीजन कॉमन साइड। तो इस जैसे ही तीन बात मेरा प्रूफ हुआ तो हम लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। और उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है तो सीपी सीटीसी से लिख सकते हैं रीजन से। और उसी तरीके से बी डी, ये जो बेस था बी डी दोनों का, और डी सी वो भी आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इसीलिए बाय द रीजन सीपी सीटी सी। दैट्स इट। अब इसके बाद है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी फिलहाल हम लोग सामने से बना रहे थे, अब देखोगे हॉरिजॉन्टल कॉमन साइड आएगा, ठीक है। तो देखो ये दो ट्राइंगल तुम देख सकते हो यहाँ पे बन रहा है ना, बीईसी और एक बीडीसी बन रहा है ना। अब इसी दोनों ट्राइंगल को बोल रहा है तुमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे दिया है कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री। एक्चुअली में कह रहा है कि ये साइड और ये साइड आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कहने का मतलब वही है कि ये 90 डिग्री बनेगा एंगल, ठीक है ना। और एक रीजन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है बात कि बीडी जो है वो ईसी साइड से इक्वल है, तो हम लिख देंगे ये भी बात गिवन में। तो ट्राइंगल लिख दिए सॉल्यूशन में, और जो गिवन बात था दोनों वो भी लिख दिए। और तीसरा वाला बात जो है तुम देख सकते हो कि बीसी साइड पर दोनों ट्राइंगल लाई कर रहा है, तो वो क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया ना। तो बीसी इज इक्वल टू बीसी। जैसे आपका तीन बात प्रूफ हो जाए कि आपस में इक्वल है साइड साइड या एंगल एंगल, तो फिर तुम उस हिसाब से क्या लिख सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे एंगल साइड एंगल जो भी हो रहा है तुम्हारा वो रीजन नहीं लिखना, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, आरएचएस, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है तुम लोग को, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही था, आरएचएस से बना था। अब ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा सेट ए का, ठीक है ना। इस एडजॉइनिंग फिगर में तुमको क्या बोल रहा है कि ये ट्राइंगल दो ठो यहाँ पे बन रहा है एबीडी और ट्राइंगल एबीसी, और इस ट्राइंगल में तुमको एडी साइड और बीसी साइड इक्वल दे दिया है, और एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल दे दिया है। तुमको बोल क्या रहा है, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो और उसके हिसाब से एसी और बीडी को इक्वल करो और एंगल सी और एंगल डी को भी इक्वल करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, है ना। तो दोनों ट्राइंगल लिख दिए हैं, और जो गिवन साइड था और गिवन एंगल था वो दोनों हम लिख दिए यहाँ पे। बचा तीसरा चीज, तो फिर से लाइक प्रीवियस क्वेश्चन तुम देख सकते हो कि ए बी साइड पर ही दोनों ट्राइंगल लाई कर रहा है, तो यानी ए बी क्या हो रहा है, मेरा कॉमन साइड हो रहा है, तो लिख देंगे हम लास्ट में ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। तो जैसे तीन बात इक्वल हुआ तो हम लिख सकते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय द रीजन, देख सकते हो यहाँ पे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हम प्रूव कर दिए। अब जैसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यार है या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल रहे, दोनों इक्वल हो गया, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए एसी इज इक्वल टू बी डी बाय द रीजन सीपी सीटी सी, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी बाय द रीजन सीपी सीटी सी। सो दैट्स इट। ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ और क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के साथ साथ आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट इस सेट ए का। अब इसी तरीके से सेट बी आएगा आप लोग को, ठीक है। फटाफट ये सारा का सारा सेट ए को ट्वाइस थ्राइस जितना बार आप लोग को प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन हम बताएं जो एकदम समझ जाओ कि वो आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताओ कि सर जो है वीडियो लाए हैं सेट ए का, अब सेट बी का भी आएगा, सेट सी का भी आएगा, अपने शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। चलो, आई एम आतिफ फैसल एंड आई एम साइनिंग आउट।